प्रिय छात्रों, आज हम लोग जिसकी चर्चा करेंगे वह है अजैविक कारक मृदा सॉइल। मृदा एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारक है। मृदा अर्थात सॉइल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का वह पदार्थ जिसमें पादप वृद्धि करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मृदा का अध्ययन किया जाता है मृदा विज्ञान, या इंग्लिश में इसे पेडोलॉजी या एडेफोलॉजी कहा जाता है। परिभाषा: पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह की उथली परतों को मृदा कहते हैं, जिसका निर्माण मिट्टी के ठीक नीचे वाली चट्टानों के विघटन एवं उन पर कार्बनिक पदार्थों तथा सूक्ष्म जीवधारियों की निरंतर अनुक्रिया के फलस्वरूप होता है, जिसमें अधिकांश वनस्पतियां एवं जंतु स्थायी निवास करते हैं। मृदा निर्माण: मृदा निर्माण एक जटिल प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें अनेक यांत्रिक कारकों के साथ सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु एवं कवकों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। हैंस जेनी 1941 के अनुसार किसी भी प्रकार की मृदा निर्माण के लिए 5 कारकों की आवश्यकता होती है, जिसमें पहला है पैतृक पदार्थ। पैतृक पदार्थ में मुख्यतः चट्टानें आती है। चट्टानों में आगन्य चट्टान हो सकती है, अवसादी चट्टान हो सकती है, या कायांतरित चट्टान हो सकती है। दूसरा है वातावरण, कि जहां पर मृदा का निर्माण होता है वहां का वातावरण किस प्रकार से है, वातावरणीय कारक किस प्रकार से अपनी भूमिका निभा रहे हैं, ये सब बातें इसमें आती है। तीसरा है बायोटा या वनस्पति, इसमें जैविक कारक आएंगे, वनस्पति आएगी, वो मृदा निर्माण में किस प्रकार से सहायता करते हैं। चौथा है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी भी मृदा निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और पांचवा है समय, टाइम, कि आखिर चट्टान से मृदा निर्माण में कितना समय लगेगा। तो यह वैज्ञानिकों के अनुसार 2000 से 20,000 साल का समय लगता है, जिसमें किसी चट्टान से मृदा का निर्माण होता है। उसके बाद में है मृदा निर्माण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। मृदा निर्माण की प्रक्रिया निम्न पदों में संपन्न होती है। इसमें पहला है विखंडन या वेदरिंग। विखंडन में मृदा निर्माण की क्रिया पैतृक चट्टानों की विखंडन से प्रारंभ होती है। ये विखंडन जो है ये भौतिक विखंडन हो सकता है, रासायनिक विखंडन हो सकता है, या जैविक विखंडन हो सकता है। भौतिक विखंडन में आपको पता है कि जो चट्टानें हैं उनके ऊपर विभिन्न प्रकार के यांत्रिक प्रभाव पड़ते हैं, जिनके कारण वो निरंतर टूटकर छोटे छोटे खंडों में टूटती रहती है। रासायनिक विखंडन में विलयन है, जल अपघटन है, ऑक्सीकरण है, अपचयन है, कार्बोनेशन है, जल योजन है। और जैविक विखंडन में जीवों के द्वारा धीरे धीरे किस प्रकार से जो चट्टान के कण हैं, चट्टान के जो टुकड़े हैं, उनको किस प्रकार से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, यह चीज़ें जैविक विखंडन में आती है। उसके बाद में है दूसरा प्रोसेस, इसमें मृदा विकास। मृदा समय के साथ साथ विकसित एवं विभेदित होती रहती है। मृदा विकास में पोर्जाइलेशन, लेट्रिजेशन, कैल्सिफिकेशन, सेलिनाइजेशन और ग्लेनाइजेशन की प्रोसेस होती है, जिसके कारण मृदा का विकास होता है। पोर्जोलाइजेशन, इस क्रिया में जो बेसिस हैं, जो आधार है, उसका विलोपन होता है। पोर्जोलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो
एक प्रकार की जो मिट्टी है उसे दूसरी प्रकार की मिट्टी में स्थानांतरित की क्रिया भी इसमें होती है। लेट्रिजेशन, कैल्सिफिकेशन, सैलिनाइजेशन और ग्लेनाइजेशन, ये छोटे छोटे प्रोसेस है जो मृदा के विकास में सहायक होते हैं, सहायता करते हैं। ये मुख्यतः ज्योग्राफी वालों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ पर आप लोगों को एग्जाम में केवल ये नाम पूछे जा सकते हैं। तीसरा है मृदा परिच्छेदिका, सॉइल प्रोफाइल, अर्थात पृथ्वी का ऊर्ध्वाधर काट, इसे ही मृदा परिच्छेद कहा जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो स्तर हैं, जो होरिजन्स हैं, वो अलग अलग हैं, जो आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं। सामान्यतः मृदा में 5 क्षैतिज होते हैं, ओ, ए, बी, सी और आर। प्रत्येक जो क्षेत्र है उसको पुनः बांटा जा सकता है। सबसे पहला है ओ होरिजन या ओ क्षैतिज। यह सबसे ऊपरी क्षैतिज होता है। वनीय क्षेत्रों की मृदा में यह पाया जाता है, लेकिन मरुस्थलीय घासीय क्षेत्र की मृदा में यह अनुपस्थित होता है। इसमें 2 उपस्तर पाए जाते हैं, O1 होरिजन और दूसरा है O2 होरिजन। O1 होरिजन सबसे ऊपर वाला है और O2 जस्ट उसके नीचे वाला होरिजन होता है, क्षैतिज होता है। O2 जो है वो काले रंग की अविघटित मृदा के रूप में होता है, जिसे डफ लेयर भी कहा जाता है। निचला स्तर पूर्ण रूप से विभेदित होता है तथा इसमें ह्यूमस पाई जाती है, इसलिए इसके निचले वाले स्तर को ह्यूमस स्तर भी कहा जाता है तथा इसमें कीट और सूक्ष्म प्राणी उपस्थित होते हैं। ओ स्तर के नीचे या ओ होरिजन के नीचे ए होरिजन होता है, जिसको भी A1, A2 और A3 भागों में बांटा जा सकता है। ए होरिजन ये निच्छालन का क्षेत्र होता है, अर्थात इस क्षेत्र में पदार्थ जलीय विलयन की स्थिति में उपस्थित होते हैं। निच्छालित होने के तरल की मात्रा गुरुत्वीय जल की मात्रा के समानुपाती होती है। और 3 इसमें उपक्षेत्र हैं, जिसका जिक्र पहले हम कर चुके हैं। A1 होरिजन है, A2 होरिजन है, A3 होरिजन है। ए होरिजन ये ए क्षैतिज के नीचे बी होरिजन होता है, बी क्षैतिज होता है। ये ए स्तर के ठीक नीचे उपस्थित होता है, जिसमें विभिन्न पदार्थों का संग्रह होता है। इस स्तर में आयरन एवं एल्यूमिनियम के पदार्थ उपस्थित होते हैं। बी जो क्षैतिज है उसको B1, B2 और B3 स्तरों में विभक्त किया जा सकता है। और आपको ध्यान रहे कि ए और बी जो होरिजन से दोनों मिलकर ही वास्तविक मृदा या सोलम का निर्माण करते हैं। उसके बाद में सी होरिजन या सी क्षैतिज, यह अपेक्षाकृत मोटा होता है तथा बी क्षैतिज के जस्ट नीचे स्थित होता है। इसमें पैतृक पदार्थ उपस्थित होते हैं। यह हल्के रंग का होता है तथा इसमें कार्बनिक पदार्थ अनुपस्थित होते हैं। उसके बाद में 5वां या अंतिम जो स्तर है वह है आर क्षैतिज या आर होरिजन। यह मृदा परिच्छेद का सबसे भीतरी स्तर है। इसमें पैतृक चट्टानें उपस्थित होती है। तो एग्जाम में जब भी मृदा परिच्छेदिका के ऊपर सवाल आए तो सबसे पहले आप लोग अब डायग्राम बनाइएगा और उसके बाद में इसका वर्णन कीजिएगा। उसके बाद में है टॉपिक मृदा के भौतिक लक्षण। मृदा के टेक्सचर के ऊपर सवाल आ सकता है कि मृदा का टेक्सचर किस प्रकार से होता है। तो इसमें आपको पता है कि मृदा जो है
किसी भी क्षेत्र का जो फौना है, फ्लोरा, उसके द्वारा प्रभावित होती है। और मृदा का जो टेक्सचर है उसमें उपस्थित जो कण हैं उनकी साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। और मिट्टी के कण 6 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप लोग टेबल में देख रहे हैं। सबसे पहले प्रकार के कण जो हैं वो क्ले जिसको बोलते हैं, और इनका डायामीटर 0.002 mm से नीचे होता है। उसके बाद में सिल्ट है, जिनके पार्टिकल्स का डायामीटर 0.002 से लेके 0.020 mm तक होता है। उसके बाद में फाइन सैंड है, जिसके पार्टिकल्स 0.020 से लेकर 0.200 mm तक होते हैं। उसके बाद में कोर्स सैंड है, जिसके पार्टिकल्स 0.200 से लेकर 2.00 mm तक होते हैं। उसके बाद में जो है फाइन ग्रेवल है, इसके पार्टिकल्स 2 से लेकर 5 mm साइज़ के होते हैं। और लास्ट में कोर्स ग्रेवल, जिसके जो पार्टिकल्स हैं वो 5 mm से हमेशा बड़े होते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि विभिन्न प्रकार की जो मिट्टी है उसका निर्माण ये जो 6 प्रकार के पार्टिकल्स बताएं इनके संयोजन के कारण होता है। और इनके संयोजन के कारण किस प्रकार की मिट्टियां बन सकती है, उसमें पहला है बालुई मृदा, सैंडी सॉइल। उसमें पहला है बालुई मृदा या सैंडी सॉइल। इस मृदा में बालू कण अधिक होते हैं। ये कण शिथिल, शुष्क एवं पोषक पदार्थों से न्यून होते हैं तथा इनमें पानी को रोकने की क्षमता कम होती है। दूसरे प्रकार की जो मिट्टी है वो खड़िया मिट्टी, क्ले सॉइल। यह मुख्य रूप से क्ले पार्टिकल्स की बनी होती है। तो ये कण कोलाइडी कणों के आकार के होते हैं। इसमें प्रत्यास्थता अधिक होती है तथा पानी को रोकने की क्षमता भी अधिक होती है। इस मृदा में पानी तथा वायु का सामान्य प्रवाह नहीं होता, अतः ये पादप वृद्धि के लिए उपयुक्त नहीं होती है। तीसरे प्रकार की जो मिट्टी है दोमट मिट्टी या लोम सॉइल। इस मृदा में बालू मिट्टी, सिल्ट और क्ले अधिक या कम मात्रा में उपस्थित होते हैं। और इस प्रकार की जो मृदा होती है वो पादपों की वृद्धि के लिए उपयुक्त होती है। चौथे प्रकार की जो मृदा है वो है क्ले लोम मिट्टी, क्ले लोम सॉइल। इस मृदा में क्ले कणों की मात्रा अधिक होती है। यह मृदा भी पादपों के लिए उपयुक्त होती है। पांचवें प्रकार की जो मृदा है वो है सैंड लोम मिट्टी, सैंड लोम सॉइल। इस मृदा में बालू कणों की मात्रा अधिक होती है। यह मृदा भी पौधों के लिए उपयुक्त होती है। और छठे प्रकार की जो मृदा है वह है सिल्ट लोम मिट्टी। इस मृदा में सिल्ट की मात्रा अधिक होती है। इसमें वायु का प्रवाह कम होता है और पानी के कारण यह जलमग्न हो जाती है। इस प्रकार से ये 6 प्रकार की मिट्टियां हैं जो पाई जाती है। इसी के साथ ये जो महत्वपूर्ण मृदा कारक है वो समाप्त होता है।